चलिए अब बात करते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस की। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, यदि कोई किसी अन्य खाते यानी कि जैसे यूजर अकाउंट होते हैं या फिर किसी का अकाउंट होता है फेसबुक अकाउंट या किसी और चीज की बात कर लेते हैं, तो किसी अन्य के खाते का प्रयोग करके अथवा किसी अन्य विधि से प्रोग्राम या फिर सर्वर या फिर जो सर्विस है उस तक पहुंच करता है, मतलब बिना परमिशन के। और जब बिना परमिशन की बात आ जाती है तो क्या हो जाता है, अनऑथोराइज्ड। अनऑथोराइज्ड मतलब बिना परमिशन के उसके अकाउंट को ये छेड़छाड़ करना या उसकी जानकारी को एक्सेस करना। तो अनऑथोराइज्ड का मतलब होता है यहाँ पे अनाधिकृत पहुंच। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अनाधिकृत, यानी कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस इसको बोला जाता है। इसके अलावा फाइल एक्सटेंशन का उपयोग। फाइल एक्सटेंशन मतलब जो होता है, हमने इसके पहले भी पढ़ा है। फाइल एक्सटेंशन मतलब होता है कंप्यूटर में फाइल की आइडेंटिटी, मतलब फाइल में जो फाइल है कंप्यूटर में अपनी पहचान कैसे बनाएगी। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं MS वर्ड में हमने कोई चीज़ें बनाए हैं तो .docx हम लगा देंगे। MS एक्सेल में हमने कोई चीज़ बनाया है तो .xlsx लगा देंगे, या फिर पावर पॉइंट में कोई चीज़ बना है तो .pptx लगा देंगे। तो ये क्या है, ये पहचान है। यानी कि इस प्रकार से अगर इसका फाइल का एक्सटेंशन आता है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये MS एक्सेल की फाइल है। इस प्रकार हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो फाइल है, फाइल का एक्सटेंशन किसके लिए उपयोग होता है, आइडेंटिटी यानी कि पहचान के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी द फाइल के टाइप, यानी कि फाइल के टाइप को पहचानने के लिए जो फाइल का एक्सटेंशन है वो कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के फाइल एक्सटेंशन होते हैं जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ इसके पहले, और आगे और डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में हम इसको देख लेंगे। इसके अलावा आप जो है प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको फाइल एक्सटेंशन वाला कंप्लीट वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर में प्रिंटर जो कचरा यानी कि जिसे गार्बेज बोलते हैं, तो इसकी समस्या जो है इनमें से कौन सी हो सकती है। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर है प्रिंटर ड्राइव का गलत तरीके से इंस्टॉलेशन ही यहाँ पे जो गार्बेज है, गार्बेज प्रॉब्लम की समस्या क्रिएट करता है। नेक्स्ट है 3D प्रिंटर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम लिखा है, तो इसका तो राइट आंसर चार्ल्स हल है, परंतु यहाँ बिल गेट्स के द्वारा क्या बनाया गया, बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई गई। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या फिर बहुत सारी चीज आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा क्या बनाया गया, ये कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर, इनके द्वारा बनाया गया था एनालिटिकल इंजन, जो डिफरेंस इंजन था एनालिटिकल इंजन था, जिसमें प्रोग्रामिंग लेडी एडा अगस्टा के द्वारा की गई थी। तो उनके द्वारा बनाया गया था ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा। और स्टीव जॉब्स जो है एप्पल एप्पल जो है एप्पल के एप्पल इनकॉर्पोरेशन के यहाँ पे फाउंडर और मतलब को फाउंडर, और यहाँ पे अभी देखने को मिलेंगे ये वर्तमान में। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो मैक में फंक्शन की मतलब होता है, जैसे हम अगर बात करें विंडोज़ में फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती है, जो किसी पर्टिकुलर कार्य को यहाँ पे असाइन की जाती है, पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए यहाँ पे निर्धारित की जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं मैक की बात करें, मैक मतलब एप्पल की। ठीक है, इसमें फंक्शन की का जो उपयोग है बिना शायद डिफ़ॉल्ट रूप से काम नहीं कर सकती, यानी कि कोई एक की होती है जिसके सहारे से ही काम करती है, तो ये जो होती है फंक्शन की होती है। तो हम देखते हैं, देखिए जो मैक है, मैक का जो कीबोर्ड है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो फंक्शन की आपको यहाँ पे भी कितने देखने को मिलेगी, F1 से लेकर F12 तक देखने को मिलेगी, जो पर्टिकुलर की के साथ में कॉम्बिनेशन जमाए हुए हैं। जैसे F1 में आपको एक की और मिलेगी ब्राइटनेस वाली, कम करने वाली और ब्राइटनेस बढ़ाने वाली, परंतु F1 अपने आप में भी कुछ काम करेगा, जैसे हेल्प का काम करेगा। जैसे यहाँ देखिए आपको F12 तक काम करने को मिलेगी, तो F12 अपने आप में एक काम करेगा और वहाँ पर साउंड भी बढ़ेगा। तो जब हम फंक्शन की का उपयोग करते हैं, फंक्शन की नीचे दिख रही, तो फंक्शन की के साथ में जो फंक्शन की है वो काम करती हैं यहाँ F1 से लेकर F12, और बिना फंक्शन की के जो अदर काम है जैसे ब्राइटनेस है, साउंड है, या फिर स्पीच है, म्यूट है, प्ले पॉज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम करेगी। तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, और शिफ्ट की तो जो होती कॉम्बिनेशन की होती, कॉम्बिनेशन मतलब एक प्रकार से देखें तो मॉडिफायर इसको बोलते हैं। जैसे ए हमने बनाए हैं और ए हमको कैपिटल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ए को स्मॉल बनाने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कंट्रोल की शॉर्टकट के लिए उपयोग होती है, और एंटर की किसी काम को ओके करने के लिए, यानी कि लाइन को ब्रेक करने के लिए और किसी काम को ओके करने के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है, यदि हम टेबलाइज्ड पेज आकार की जो चौड़ाई और ऊंचाई का परस्पर विनिमय यानी कि इंटरचेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपको दिख रहा पेज, ठीक है, अभी दिख रहा पोर्ट्रेट फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए जो पेज है, या फिर इसको हम इस प्रकार से बना लेते, एक दिख रहा है आपको लैंडस्केप में और एक दिख रहा पोर्ट्रेट में। तो जो टेबलाइज्ड है उसकी जो हाइट और विड्थ होती है वो होती है देखिए 11
और यहाँ पे अगर देखें ये इस प्रकार से चौड़ाई इसकी 17 होती है और ये 11 होती है। और अगर इसको सेम टू सेम पलटा दें तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 17 और चौड़ाई इसकी 11 हो जाएगी। तो जब ये इस फॉर्म में होता है तो समझ लीजिए टेबलाइज्ड फॉर्म है। और यदि जो इसको रोटेट कर दिया जाए, मतलब इस प्रकार से इसको पोर्ट्रेट कर दिया जाए, तो हाइट और विड्थ एक्सचेंज हो गई, तो ये क्या बन जाता है, ये लेज़र बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर भी क्या होगा, लेज़र होगा। A4 आपको पता है 8 12 होती है। ठीक है, 8 मतलब 8 विड्थ होती है। और यहाँ पे अगर देखें सॉरी यहाँ पे आपको ये कुछ भी हो सकता है। टेबलाइज्ड में अगर ये वाला फॉर्म मिल रहा है तो पलटा देंगे तो लेज़र मिल जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। पोर्ट्रेट लैंडस्केप आप करके देख लीजिए इसको। ठीक है, आप कंप्यूटर में भी जाएंगे तो आप देखें यहाँ मैं दिखाता हूँ। जैसे हम MS वर्ड में चलते हैं, वर्ड में चलते हैं हम, और वर्ड में चलने के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे लेआउट के अंतर्गत पेज साइज मिलेगा। ठीक है, ये देखिए पेपर के अंतर्गत गए और यहाँ जाकर देखोगे तो लेज़र मिलेगा। ठीक है, अब इसमें साइज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये इसमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये जो है पेज मेकर में भी आप जाकर देखोगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा पेज साइज़ नहीं दी है, तो ये दोनों आपको एक दूसरे के विपरीत देखने को मिलते हैं, टेबलाइज्ड या लेज़र। ठीक है, यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिंग, मतलब कहीं भी अगर स्पेसिंग की बात करें कितने प्रकार के होते हैं। देखिए लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग ये बस नहीं होती है, तो होती है परंतु इतनी बस नहीं होती। वर्ड और सेंटेंस स्पेसिंग ये भी नहीं होती, वर्ड और लेटर स्पेसिंग ये भी नहीं होती। परंतु देखिए लाइन स्पेसिंग भी आपको देखने मिलेगी, लेटर स्पेसिंग भी देखने मिलेगी, वर्ड की स्पेसिंग और सेंटेंस स्पेसिंग। ठीक है, तो लाइन मतलब होता है एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच की दूरी। लेटर का मतलब होता है जैसे हमने ये लेटर ही लिखे। ठीक है, तो ये जो है L और E के बीच की दूरी को लेटर स्पेसिंग कहा जाता है। और वर्ड स्पेसिंग मतलब जैसे हमने ये लेटर स्पेसिंग लिखे तो ये स्पेसिंग और लेटर के बीच की दूरी। और यहाँ पर सेंटेंस की अगर बात करें, एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच की दूरी को यहाँ पे स्पेसिंग बोला जाता है। तो इतने प्रकार की स्पेसिंग आपको देखने को मिलती है। सर्विसिंग के दौरान लेजर प्रिंटर के किस हिस्से को गर्म होने के कारण छूने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे पार्ट्स दिखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो पेपर ट्रे दिख रहा है, जहाँ पे आपको पेपर दिखते होंगे बहुत सारे A4 शीट। ठीक है, जब पेपर यहाँ रोलर के द्वारा यहाँ पे ले जाया जाता है अंदर, तो यहाँ देखिए आपको एक दिख रहा है लेज़र यूनिट, लेज़र के द्वारा यहाँ पे लेज़र डाला जाता है और ये टोनर जो पिघल कर कागज़ पर आ जाता है। ठीक है, और आगे चलकर देखें तो आपको फ्यूज़र देखने को मिलता है। फ्यूज़र के द्वारा यहाँ पे पेपर को आगे बढ़ाकर और ये जो है एग्जिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फ्यूज़र एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत गर्म होता है। ठीक है, और उसको छूने के लिए मना किया जाता है। तो राइट आंसर भी हमारे यहाँ पे फ्यूज़र ही होगा लेज़र प्रिंटर के अंतर्गत। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर है। और लेज़र प्रिंटर क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। और एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कि डॉट मैट्रिक्स होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं, ड्रम प्रिंटर, डेजिबल ये होते हैं। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो क्या होते हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर इनको हम बोलते हैं, फोटो प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट की श्रेणी में आते हैं। विच टाइप ऑफ नेटवर्क गिव्स हाईएस्ट रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेसी हम इसको बोल सकते हैं। तो जैसे नेटवर्क की अगर बात करें तो देखिए नेटवर्क मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, उनको नेटवर्क बोलते हैं। और ये जो है उसको उसके स्ट्रक्चर से बना हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, जो टोपोलॉजी हम बोलते हैं नेटवर्क के, जो भी जाल बनता है उसको। तो यहाँ फुल्ली कनेक्टेड मेश आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ रिडंडेंसी कैसे हो रही है, जैसे एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट है तो सिंपल सी बात है ये डाटा ट्रांसफर कर सकता है, परंतु इससे कठिनाई क्या हो रही थी कि अगर खराब हो जाए तो यहाँ से गड़बड़ी हो रही थी, डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ये जो कंप्यूटर सीधे इससे भी कनेक्ट हो गया, अब ये भी खराब हो जाए सीधे इससे भी कनेक्ट हो गया, अब ये भी खराब हो जाए तो इससे भी कनेक्ट हो गया और इससे ऑलरेडी कनेक्ट है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए एक ही कंप्यूटर से बार बार कनेक्ट हो रहा है दूसरे, तो ये क्या हो रहा है, रिडंडेंसी हो रही है। यानी कि यहाँ है सबसे ज़्यादा रिडंडेंसी फुल मेश एक प्रकार से टोपोलॉजी इसको बोला जाता है। तो फुल्ली कनेक्टेड मेश में आपको नेटवर्क की हाईएस्ट जो रिडंडेंसी वो देखने को मिलती है। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब किसी पर्टिकुलर उद्देश्य यानी कि डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपस में किसी माध्यम से जोड़ते हैं। ठीक है, या तो वायर वाला हो सकता है या वायरलेस वाला हो सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क देख सकते हैं हम, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से परस्पर जुड़ते हैं उसे नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क के अंतर्गत हम देखें तो ये एक प्रकार से जाल बनता है नेटवर्क में, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में मिलकर।
और कंप्यूटर नेटवर्क सुचारू रूप से काम कर सके इसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं और इन नियम कानून को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल बोला जाता है और प्रोटोकॉल को हम विस्तार से बाद में देखेंगे। प्रोटोकॉल जैसे कि TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल हम देख सकते हैं। इनको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है, यानी कि बेसिक रूप से आधारभूत। इसके अलावा जो नेटवर्क है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो क्लाइंट और सर्वर का मतलब होता है जैसे एक हो गया कंप्यूटर ये वाला और एक हो गया ये वाला। ठीक है, जब यहाँ पे कोई डाटाबेस रखा है और इस डाटाबेस की रिक्वेस्ट किसके द्वारा की जा रही है, इस कंप्यूटर के द्वारा, तो जिसके द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है उसके हम बोलेंगे क्लाइंट और जिसके द्वारा रिक्वेस्ट को पूरा किया जाएगा उसको बोलेंगे सर्वर। और इससे मिलकर क्या बनता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनता है। इसी प्रकार के नेटवर्क को क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोला जाता है। और पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब होता है एक कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है और दूसरा भी इंटरनेट से जुड़ा है। जब आपस में एक दूसरे से डाटा शेयर कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, ना तो कोई सर्वर है ना तो कोई क्लाइंट है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलेंगे। आगे चलते हैं, नेटवर्क के प्रकार हम देखें और अलग जो उसकी मतलब एक प्रकार से साइज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो नेटवर्क के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। एक तो लैन देखने को मिलता है, लोकल एरिया नेटवर्क, एक मिलता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक मिलता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर बिल्डिंग, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, उसके अंतर्गत जो भी कंप्यूटर है 10, 20, 50, 100 वो आपस में अगर कनेक्ट है किसी पर्टिकुलर माध्यम से यानी कि वायर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये इनकी जो होती है एक प्रकार से साइज कम होता है, इनको हम इस प्रकार से लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और अगर बात करें हम पूरे शहर की, पूरे शहर में अगर कोई नेटवर्क है, जैसे एक कंपनी है मेन सेंटर पे और शहर के आसपास उसकी ब्रांच है, सब आपस में कनेक्ट है किसी नेटवर्क से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। और एक होता है वैन, यानी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लैन और बहुत सारे मैन उसके अंतर्गत अगर है जुड़े हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसे हम बोलेंगे वैन। जैसे इसका उदाहरण हम ले सकते हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट इसका जो है वैन का सबसे अच्छा उदाहरण है वाइड एरिया नेटवर्क का। तो ये तो होगा हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेसिक रूप से। अब बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। जब हम बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के पश्चात उनमें अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उन्हीं स्ट्रक्चर या उन्हीं डिज़ाइन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे टोपोलॉजी बोल सकते हैं। तो टोपोलॉजी यहाँ अलग अलग प्रकार की हो सकती है। देखिए, रिंग टोपोलॉजी हो सकती है, मेश टोपोलॉजी हो सकती है, स्टार टोपोलॉजी, फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी हो सकती है, लाइन टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। तो चलिए एक एक करके यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी का मतलब होता है जब एक कंप्यूटर एक से अधिक कंप्यूटर में आपस में कनेक्ट होता है ताकि नेटवर्क फेल होने की, कंप्यूटर खराब होने पर भी नेटवर्क बाधित ना हो, तो इसलिए यहाँ पे मेश टोपोलॉजी हमको देखने को मिलती है। ये काफ़ी अच्छी होती है परंतु इसमें खर्चा ज़्यादा होता है। ठीक है, और रिडंडेंसी भी देखने को ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा बस टोपोलॉजी की बात करें तो एक जो देखिए यहाँ पे बैकबोन बेस जो है मेन बैकबोन से यहाँ पे जुड़ी होती है बस टोपोलॉजी के सारे कंप्यूटर, इसको बैकबोन बोला जाता है। जब ये बैकबोन खराब हो जाता है पूरा नेटवर्क बाधित हो सकता है, परंतु कम खर्चे में ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, इसलिए इसको यहाँ पे बस टोपोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। ये पर्टिकुलर डिवाइस यानी कि हब जिसे बोलते हैं या स्विच बोलते हैं, इसके माध्यम से सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, यानी कि वो क्या बन गई कि स्टार का फॉर्म ले ली, इसलिए इसे स्टार टोपोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा रिंग टोपोलॉजी, ये मेश टोपोलॉजी जैसे है परंतु यहाँ बीच में कोई भी सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ये सब एक रिंग का फॉर्मेट बना रहा है, यानी कि ये कंप्यूटर से डाटा जाएगा तो इसमें जाएगा, इससे होकर इसमें जाएगा, इससे होकर इसमें जाएगा और यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। ठीक है, और अगर कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क बाधित हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे रिंग टोपोलॉजी। एक क्लॉक वाइज यहाँ पे क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है डेटा की। ठीक, डेटा फ्लो होता है। इसके अलावा ट्री टोपोलॉजी, तो ये ट्री का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे एक बैकबोन से आप देख सकते हैं, बैकबोन से क्या जुड़े हैं, सारे स्विच जुड़े हैं, यहाँ पे ये देखिए स्विच जुड़े हैं और स्विच से अन्य कंप्यूटर जुड़े हैं, यानी कि स्टार टोपोलॉजी का अपग्रेडेड रूप ट्री टोपोलॉजी यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, और मान लीजिए एक बैकबोन खराब हो जाती है तो क्या हो जाएगा, पूरा नेटवर्क बाधित, या इसके अलावा एक स्विच खराब हो जाती है, ये कंप्यूटर तो डिस्कनेक्ट हो गए, तो ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी में आपको देखने को मिले मल्टीपल टोपोलॉजी के गुण देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे आपको स्टार टोपोलॉजी भी देखने मिलेगी, यहाँ पे आपको वश टोपोलॉजी भी देखने मिलेगी और यहाँ पे आपको रिंग टोपोलॉजी। इन सभी टोपोलॉजी यानी कि एक से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर जो टोपोलॉजी बनाई जाती है उसे बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये तो बात हुई हमारी टोपोलॉजी की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम में डेटा सारांशकरण यानी कि डेटा संक्षिप्तीकरण या जो समराइज करते हैं हम उसके लिए उपयोग की जाने वाली जो पिवट टेबल है उसका डेवलपर कौन है। तो हमने पिवट टेबल के बारे में पढ़े थे और पिवट टेबल हमने किस में पढ़े थे, पिवट टेबल हमने पढ़े थे एमएस एक्सेल में। तो एमएस एक्सेल किसके द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो वही आंसर यहाँ पे होगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, मैकिंटोश तो आप देख सकते हैं मैक यानी कि एप्पल के कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, और यह माइक्रोमैक्स तो ये मोबाइल का है। लोटस ये भी एक प्रकार से हम देख सकते हैं, उसमें जो है लाइनेक्स में चलता है ये। ठीक है, अगला है हानि रहित संपीड़न यानी कि एक प्रकार से लॉसलेस कंप्रेशन की अगर बात करें तो ये खालिस्तान संपीड़न तकनीक है यानी कि कंप्रेशन टेक्निक है। तो ये रिवर्सेबल है, प्रतिवर्ती जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए ये जो है एक प्रकार से जो मूल कॉपी है, मूल कॉपी को फिर से निर्मित करती है, एक प्रकार से पुनर्निर्मित करने का काम करती है और ये रिवर्सेबल टेक्निक हम इसको बोलते हैं। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करती है फिर से। आंतरिक नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में सुरक्षित पहुंच कौन प्रदान करता है। तो यहाँ देखिए आंतरिक नेटवर्क मतलब एक प्रकार से एक वेबसाइट वाला जहाँ सर्वर रखा है वो एक प्रकार से बोले, एक इंटरनेट बोले, और हमारा जो क्लाइंट है, इन सब के बीच में आपस में कनेक्टिविटी कौन करता है, तो ये करता है प्रॉक्सी नेटवर्क। तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए हाँ, हम किसी कंप्यूटर से सीधे किसी कंप्यूटर को सीधे एक्सेस नहीं कर पाते और उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉक्सी नेटवर्क यानी प्रॉक्सी सर्वर की सहायता से। जैसे इंटरनेट में कोई वेबसाइट है तो इंटरनेट से वेबसाइट जुड़ी है और यहाँ से प्रॉक्सी सर्वर हमने बीच में रख लिए और क्लाइंट यहाँ पे है। तो जब प्रॉक्सी सर्वर बीच में आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर किसी वेबसाइट को हम सीधे एक्सेस नहीं कर पाते, प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से इसको एक्सेस कर पाते हैं। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो हम जान लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो चलिए प्रॉक्सी सर्वर के बारे में विस्तार से जानते हैं। यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है। तो प्रॉक्सी सर्वर को आप सिंपल बोल सकते हैं मीडिएटर यानी कि इंटरमीडिएटरी काम करता है। यानी कि क्लाइंट जब या जैसे हम किसी चीज़ को डायरेक्टली नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, किसी के सहारे से हम करते हैं। तो किसी के सहारे से कर रहे हैं मतलब किसके सहारे से, प्रॉक्सी सर्वर। तो ये एक प्रकार से इसकी तरफ से ये काम कर रहा है, क्लाइंट की तरफ से। तो क्लाइंट की तरफ से काम कर रहा है, कुछ तो कुछ फायदा होगा। तो क्लाइंट की जो आईपी एड्रेस है उसको छुपाता है, अनऑथोराइज एक्सेस है, सारी चीज़ से इसको बचाता है। खतरा एक और हो सकता है कि प्रॉक्सी सर्वर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से डाटा इसका चोरी भी होने का खतरा है, क्योंकि बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है। और इंटरनेट में हम डायरेक्ट दिख नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ बीच में कौन है, प्रॉक्सी सर्वर है। तो प्रॉक्सी सर्वर आप समझ गए इंटरमीडिएट यानी कि एक प्रकार से मीडिएटर का काम करता है। जब आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो कहाँ से जाती है, रिक्वेस्ट जाती है प्रॉक्सी सर्वर से, और प्रॉक्सी सर्वर से होती है वो कहाँ जाती है, वेबसाइट तक। ठीक है, अब वहाँ से वेबसाइट जो ढूंढे आपने वो मिल रही है नहीं मिल रही तो वो रिस्पॉन्स करता है प्रॉक्सी सर्वर को और प्रॉक्सी सर्वर आपको वापस रिटर्न करता है, ठीक है, आपके कंप्यूटर तक। इसके अलावा प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो यूज़र और इंटरनेट के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे कि हमने अभी देखे, यूज़र को इंटरनेट की दुनिया के बीच में जोड़ता है। ठीक है, प्रॉक्सी का मतलब है किसी दूसरे के द्वारा, मतलब दूसरे को प्रस्तुत करना है एजेंट के लिए। मतलब एक प्रकार से हम खुद को प्रस्तुत नहीं कर रहे, हम हमारी तरफ से कोई और प्रस्तुत हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रॉक्सी किसी दूसरे की तरफ से यहाँ पे कार्य करना। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट की तरफ से इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजता है और इंटरनेट से प्राप्त जो जानकारी है वो क्लाइंट को भेजता है। प्रॉक्सी का उपयोग ज़्यादातर सिक्योरिटी रीजन जैसे कि आईपी एड्रेस को हाइड करने के लिए किया जाता है। ब्लॉक्ड वेबसाइट है उसको एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसके बहुत सारे उपयोग है, फायदे हम देख सकते हैं। जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा प्रॉक्सी सर्वर लगा है तो नेटवर्क परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। प्रॉक्सी सर्वर किसी वेबसाइट या फिर कोई फाइल है को अपने कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है। कैश मेमोरी मतलब एक फास्ट मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, रैम से भी फास्ट होती है। ठीक है, और इससे जब आप उस वेबसाइट को देखना चाहें तो सीधे प्रॉक्सी सर्वर के जो लोकल स्टोरेज है उस तक पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, सर्वर रिक्वेस्ट मतलब वेबसाइट के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, और इससे समय और बैंडविड्थ की बचत होती है। इसके अलावा आईपी एड्रेस को छिपाने के लिए हम प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करते हैं। यदि आप किसी वेबसाइट को सीधे अपने कंप्यूटर से एक्सेस करते हैं तो वह सर्वर जहां उस वेबसाइट को होस्ट किया जाता है उस तक आईपी मतलब जो आपका आईपी एड्रेस नहीं पहुंच पाता, यानी कि आईपी एड्रेस आपका नहीं दिखेगा। तो सिंपल सी बात है, और जिससे आपके लोकेशन के अलावा आपके बारे में कुछ अन्य पर्सनल जानकारियाँ जुटाई जा सकती है, सारी चीज़ें उसको पता नहीं चलेगी। यानी कि आईपी एड्रेस को छुपा सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर की मदद से। इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए
अपने ऑफिस में प्रॉक्सी सर्वर लगाकर उसकी मदद से एम्प्लॉय द्वारा जो इंटरनेट उपयोग करके उसकी नज़र रखी जा सकती है, ठीक है। या फिर घर में जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, अपने बच्चों के द्वारा कौन कौन सी वेबसाइट विजिट की जा रही है उन पर नज़र रखी जा सकती है, तो इसलिए इसका उपयोग मॉनिटरिंग के लिए भी किया जाता है। ब्लॉक किए गए वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या बैंक में बहुत सारी वेबसाइट का जो है रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, तो अगर हम चाहते हैं कि उन वेबसाइट को एक्सेस करें तो हमको प्रॉक्सी सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। सिस्टम की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने सर्वर हैक होने या फिर डेटा लॉस होने का खतरा बना रहता है, इस मामले में प्रॉक्सी हमेशा जो है काफ़ी मदद करता है, ठीक है, इससे फ़ायदेमंद होता है। और अपने प्रॉक्सी सर्वर को कॉन्फ़िगर करके क्लाइंट सर्वर के साथ हो रहे जो कम्युनिकेशन उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं। एनक्रिप्ट का मतलब होता है कोड में बदलना, ठीक है, और डिक्रिप्ट मतलब होता है उस कोड को प्लेन टेक्स्ट में बदलना, ठीक है। सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, तो सिस्टम की सुरक्षा भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये तो हुए प्रॉक्सी सर्वर के कुछ फायदे, और हमने प्रॉक्सी सर्वर के बारे में विस्तार से यहाँ पे जाना। इसके अलावा कुछ और चीज़ें वहाँ पे ऑप्शन में दी है, जैसे राउटर क्या होता है। राउटर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जो एक ऐसा इंटर नेटवर्क डिवाइस होता है जो कि विभिन्न आर्किटेक्चर जैसे ईथरनेट है, टोकन है, रिंग है, ये सब टोपोलॉजी इनको जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब एक प्रकार से ये भी मीडिएटर का काम करेगा। कौन? जो राउटर है वो TCP IP जो स्विच है उसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा इस प्रकार की डिवाइस स्विच भी जो होता है आपस में मल्टीपल कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, यानी कि लैन को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मल्टीपोर्ट ब्रिज एक प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ईथरनेट हब, ये भी एक प्रकार से स्विच जैसे ही काम करता है, जो क्या करता है मल्टीपल जो केबल इसके अंतर्गत आती है, यानी मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है।